आज हम राजस्थान के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री घनश्याम तिवाड़ी से खास मुलाकात करेंगे। तिवाड़ी जी राजस्थान के संसदीय मामलों के सबसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे हैं। विभिन्न विभागों के मंत्री, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, विधि, ऊर्जा मंत्री और अन्य विभागों के मंत्री रहे हैं और राजस्थान में जितने संसदीय मामले हैं उनके सबसे अधिक जानकार हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे। की शुरुआत सीकर जिले के मूल निवासी घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपकी सार्वजनिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? देखिए, मेरी सार्वजनिक यात्रा बचपन से शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में। हमारे परिवार के लोग और हमारे मोहल्ले के लोग सभी संघ की शाखाओं में जाते थे। हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ होते होते वहाँ प्रथम वर्ष शिक्षित हो गए, द्वितीय वर्ष हो गए, तृतीय वर्ष हो गए और फिर जब LLB समाप्त करके मैं कुछ काम करना चाहता था, उस समय संघ के प्रांत प्रचारक थे ब्रह्मदेव जी शर्मा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम ये काम छोड़ो, गाजियाबाद में जनसंघ का अधिवेशन हो रहा है 1972 में, तुम सुबह वहाँ चले जाओ। तो मैं उनके कहने से वहाँ चला गया। वहाँ जाते ही मुझे उनको 1972 में राजस्थान युवा जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया और वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। राजनीतिक यात्रा यानी दिलचस्पी थी आपकी या किस, यानी आपको क्यों पसंद किया गया? मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा, छात्र राजनीति में काम करता रहा, 3 बार सीकर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से मैं प्रतिनिधि रहा, छात्रों के आंदोलन में सक्रिय रहा, विद्यार्थी परिषद का संयोजक रहा राजस्थान का, उपाध्यक्ष रहा राजस्थान का। तो विद्यार्थी आंदोलन और सारे आंदोलनों के कारण से बीज आप में थे, वो टाइम पर पल्लवित होते रहे। मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों में और आंदोलनात्मक कार्यों में और विद्यार्थी संगठनों में इनमें सक्रिय रहा। पहला अनुभव क्या रहा? अब चुनाव राजनीति में कब और कैसे आए आप? चुनाव राजनीति में आने का मेरा कोई काम था नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मैं जनसंघ के युवा जनसंघ का 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद में मैंने जाकर सीकर में वकालत शुरू कर दी। उस समय आपातकाल लग गया और जिस दिन 25 तारीख को आपातकाल लगा, 26 तारीख को मुझे सुबह गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में आपातकाल में चारों प्रकार के काम मैंने किए, जेल भी गया, मार भी खाई, भूमिगत रहकर भी काम किया और उसके बाद पहली जनसंघ की मीटिंग प्रदेश की मैंने ही बुलाई आपातकाल कम होते होते। तो चारों काम करने के बाद में जब चुनाव हुए तो स्वतंत्र मुझे अपना टिकट मिल गई, तो फिर चुनाव के अभी शुरू हो गया। पहला चुनाव आपका सीकर से था? पहला चुनाव मेरा 1980 में सीकर का था। सीकर से मैं पहली बार MLA बना, फिर दूसरी बार MLA बना और कानूनन तो मैं तीसरी बार बन गया था, लेकिन वो बलराम जाखड़ जी का उसमें रुतबा था तो उन्होंने हरावा घोषित करा दिया था, फिर कोर्ट से जीत गए थे। पहली बार मंत्री सत्ता मैं भरूच सिंह शेखावत साहब की मिनिस्ट्री में शामिल हुआ और विद्युत मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम किया। ये वजह था भरूच सिंह शेखावत साहब के साथ रहने से उनका जो विजन था वो मूल रूप से आम आदमी के जीवन उत्थान में और आम आदमी को और आम किसान को कितनी मदद दी जा सकती है, वो सोच के प्रवर्तक थे। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो अंत्योदय था, उस अंत्योदय के अंतर्गत काम करने की उन्होंने काम के बदले अनाज योजना और वो सब अनाज के बदले योजना, अरे सारी योजनाएं शुरू की, अंत्योदय की शुरू की, गांव में 5 न्यूनतम गरीबों को छांटना, उनको बराबर करना, तो वो वहाँ से सीखा। क्या ये सही है कि उसमें आप मंत्री नहीं बनना चाह रहे थे क्योंकि चुनाव उसमें आबाद होने वाले थे? आपको लगता है कि अपेक्षाएं बहुत हो जाती है जनता की? उसमें कुछ 1 साल का चुनाव बाकी था तो उन्होंने कहा मुझे कि आपको बनना है, तो न चाहते हुए भी हम बने। इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा अगले चुनाव में? नहीं, खामियाजा क्या उठाना पड़ा, अब मैं चुनाव हार गया विधानसभा का। इसलिए आप नहीं बनना चाह रहे थे? हाँ, नहीं बनना चाहता। अगली बार जब, ये तो पुरानी विधानसभा का समय है, नई विधानसभा में जब आए उस समय का क्या आपका अनुभव है नई विधानसभा में? नई विधान पुराने में मैं 2 बार रहा और नई में भी आ गया, तो नई बड़ी थी, वाली थी, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से आपस का सामंजस्य बहुत ठीक था। ये नई विधानसभा में आने के बाद में दूरी बढ़ती गई, स्पेस की दूरी भी बढ़ी और पार्टी में भी दूरी बढ़ी।
पुरानी विधानसभा में और जो वरिष्ठ लोग थे हमारे से, उनसे हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार माननीय हरदेव जोशी मुख्यमंत्री के रूप में भाषण दे रहे थे। मैं बीच में खड़े होकर मैंने बोल दिया, बदामी न ददामी। वो बैठ गया। उसके बाद दूसरे दिन जोशी जी विधानसभा में नहीं आए, तो मुझे विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया, पूनम चंद जी बिश्नोई ने, और बुलाकर कहा, भाई कल तुमने जोशी जी को क्या कह दिया, वो नाराज हो रहे हैं। तो ऐसा मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो जाओ घर जाकर उनको बुला कर लाओ। तो मेरे पास उसमें गाड़ी थी नहीं, तो उन्होंने विधानसभा की गाड़ी भेजी। मैं उनके अजमेर रोड स्थित घर पर आया, उनको बुलाने गया तो उनका, तुम बदमाशी करते हो फिर मुझे बुलाने आते हो, चलो वहाँ। तो आ गए मेरे साथ, अंदर बैठ गए उनके चैम्बर में। और फिर पूछा मुझे, मैंने पूछा, साहब क्या गलती हुई मेरी? तो तुमने क्या बोला था? मैंने कहा, बदामी न ददामी। तो पूनम चंद जी ने कहा, इसका अर्थ क्या है? तो मैंने कहा, बोलता है देता नहीं है। तो बरूसी ने कहा, इसमें क्या गलती कर दिया, आप आश्वासन देते हो करते हो नहीं काम। पूनम चंद जी ने भी ये कहा। तो उन्होंने कहा, देखो मैं पन्नालाल जोशी का बेटा हूँ और मैं थोड़ा बहुत संस्कृत समझता हूँ। ये बदामी न ददामी का शाब्दिक अर्थ तो है यही जो आप बता रहे हो, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है उसका मतलब है डपोड़ शंख। और मैं इनके बोले पिता की उम्र का हूँ, मेरे लिए और ये समझता है बोलो इसका अर्थ क्या होता है। तो उसने प्रयोग किया। तो मैंने फिर कान पकड़कर 2 उठ बैठ लगाई और मैंने कहा, साहब गलती होगी। वो आगे विधानसभा के अंदर बात चालू हो गई। तो ये इस प्रकार का भाव रहता है। नई विधानसभा हमने आपको देखा कवरेज करते हुए, कई ऐसे मौके आए जब बहुत उत्तेजित भी हुए आप, तो कई बार ऐसे मौके आए कि आपने हॉल को सामान्य बनाने में भी पहल की, वो क्या अनुभव रहे आपके? देखिए, कई बातें ऐसी हुई है। जैसे एक मुद्दा आया था, एक बार राज्यपाल का अभिभाषण हो गया था नई विधानसभा। अभिभाषण हुआ तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आर्टिकल 172 के अंदर राज्यपाल को रीजन्स देने पड़ते हैं कि विधानसभा आउट क्यों की गई है, और इसमें यह नहीं है। इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण पर बहस होने लायक ही नहीं। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनने के बाद ही में अध्यक्ष ने उस दिन के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। दूसरे दिन अब फिर मुझे बुलाए शाम को, बोले क्या होगा अब, ये तो बात तो आपकी सही है, होगा क्या? गवर्नर को दोबारा भाषण दे, सरकार को दोबारा भाषण पढ़े। तो उन्होंने कहा, तो बहुत सरकार की वो हो जाएगी और विधानसभा की हो जाएगी, कोई रास्ता बताओ बीच में से। तुमको रास्ता ये साहब, आप ही व्यवस्था दीजिए कि घनश्याम तिवारी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वो सही है, लेकिन चूँकि थोड़ा विलम्ब कर दिया इसलिए मैं इसको तो नहीं रोक सकता, लेकिन सरकार को आदेश देता हूँ कि आइंदा इस प्रकार की गलती नहीं हो और भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती नहीं करे। ये सरकार की गलती है, सरकार को क्षमा याचना करनी चाहिए। और सरकार ने उसकर क्षमा याचना करी और फिर बहस शुरू हो गई। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली घटना है जब राज्यपाल के या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाए और अध्यक्ष ये कह दे कि व्यवस्था का प्रश्न ठीक है और सदन की कार्रवाई रुकनी चाहिए। ये कब की बात है ये? जब दीपेंद्र सिंह जी अध्यक्ष थे। जी, आप राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, वहाँ क्या अनुभव है आपको? राज्यसभा सदस्य भी हूँ, तो राज्यसभा का बहुत अच्छा अनुभव है। अपर हाउस है और वहाँ पर डिबेट का अपना एक स्तर है और वो बहुत से लोग हैं जो बहुत ही परिपक्व हैं और उनके साथ बैठ कर काम करने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, ये विधायिका जो है संसदीय प्रणाली में विधायिका मुख्य आधार है, हर एक बल का न्यायपालिका के साथ साथ, तो विधायिका में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानून जो बनते हैं उन कानून के प्रति ये देखा है कई बार कि जो सदन का माहौल होता है बिल्कुल उपेक्षा भाव रहती है, यानी विधायक गिने चुने विधायक रहते हैं, कई बार कोरम की स्थिति भी हो जाती है उसके लिए, और जब कानून बनते हैं उसमें संशोधन की भी हो जाती है, यानी कानून बनाने के प्रति जो जनप्रतिनिधियों में जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए वो नहीं रहती। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधानसभा का पूरा नाम विधानसभा है, मतलब वो विधान बनाने की सभा है, वो बजट सभा नहीं है कि बजट पास कर दिया और काम पूरा हो गया। तो विधानसभाएं इस समय धीरे धीरे कर कर बजट सभाओं में परिवर्तित हो रही है, तो उनको विधानसभा में वापस लाना है
उसके लिए पक्ष प्रतिपक्ष और चेयर को मिलकर जो एक कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है कि विधानसभाओं का सत्र इतने दिन होना ही चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि 6 महीने में एक बार जरूर होना चाहिए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए विधानसभा को बुला लेते हैं। लेकिन 60 दिन तक विधानसभा चलनी चाहिए, नियम प्रक्रिया में राजस्थान के विधानसभा में है, वो पूरा नहीं होता। तो स्पीकर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसने एक प्रस्ताव पास किया हुआ है कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए संविधान में, परंतु सभी दल जब इस पर एक होंगे तब संसद में पारित होगा और उसके बाद सब जगह पर लागू होगा। आपने जिक्र किया, आपने जब सार्वजनिक जीवन जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में, जनसंघ के पदाधिकारी के रूप में शुरू किया, तो उस समय जब ये स्थिति बनी थी कि एक जनसंघ के पदाधिकारी के रूप में रहे, उसमें स्कूलिंग होती थी, जैसे विधायकों को प्रशिक्षण। मुझे याद है कि सतीश जी के टाइम में, भैरव सिंह जी के टाइम में, या सुंदर सिंह जी भंडारी अपने विधायकों को शाम को स्कूलिंग करते थे, ट्रेनिंग देते थे। इस तरह की कोशिश अभी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है क्या? देखिए, अभी विधायकों का प्रशिक्षण उस समय होता था और हमने उसमें खूब भाग भी लिया। राष्ट्रीय स्तर पर भी होता था और प्रदेश स्तर पर भी होता था। अभी विधानसभा में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा था, लेकिन वास्तव में विधायकों के प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता है। उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनको संसदीय परंपराओं, भारत का संसदीय लोकतंत्र अब बहुत परिपक्व हो गया है और परिपक्व लोकतंत्र में जो उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और मैं तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी भी भारत को बताता हूँ, तब दोनों चीज़ें भारत में है, तो इसमें निश्चित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे याद है एक बार हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, OTS में किसी अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर था, तो मैंने पूछा था कि आप औरों के तो प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, तो जनप्रतिनिधियों का, MLAs का क्यों नहीं लगाते? तो उसमें उन्होंने OTS में शुरुआत हुई थी, क्योंकि किसी MLA में पूछते थे कि साहब हमारा प्रश्न ये लाल पन्ने में क्या होता है, सफ़ेद पन्ने, यानी उनको तारांकित अतारांकित का वो नहीं था। अभी जैसे प्रबोधन कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आपने शिविर कहा, प्रशिक्षण शिविर, और उस समय जैसे सुंदर सिंह जी भंडारी या भैरव सिंह जी या सतीश अग्रवाल, यानी 2-4 जो प्रमुख ऐसे विधायक थे, जो अधिक अच्छे मुखर वक्ता थे, उनको बुला करके व्यक्तिगत रूप से भी उनको मांझने का काम करते थे। वो क्या, वो परंपरा ख़त्म हो गई क्या? उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खत्म नहीं हुई है। हर मंगलवार को हमारे यहाँ पर संसदीय दल की बैठक होती है और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है और भी है। लेकिन मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूँ कि विधानसभा का जब निर्वाचन होकर पहली बार जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस बार भी हुआ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं तो मुझे भी विशेषाधिकार के ऊपर और उस पर बोलने को कहा गया था, तो मैंने कहा तो ऐसी बातें हैं, विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार का हनन क्या है, तारांकित क्या है, अतारांकित क्या है, क्या है, क्या है, एक बार क्लियर स्थिति हो जाए उसके बाद होती है, और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से लगातार 25 सीटें हैं, कारण क्या था? कारण तो पार्टी खोज रही है, लेकिन ये चुनाव में हार जीत होती रहती है। और मैं समझता हूँ कि इस बार का चुनाव भी राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी ने विपरीत लगातार सरकार बढ़ना, वो अपने आप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर था। उस समय कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं थी, तो उस समय तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी उनके विरोध में थी, बाकी पार्टियाँ उभर कर नहीं आई थी। जनसंघ की तो 1952 में स्थापना तो 3 ही मेंबर आए थे,
तो उस समय की सरकार बनना और आज की सरकार बनना, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। और तीसरी बार लगातार जो सरकार बनाई है दृढ़ता के साथ, वो मोदी जी का व्यक्तिगत करिश्मा और संगठन की कार्यकुशलता है। राजस्थान में भी जब नई सरकार बनी तो एक आम कार्यकर्ता को, एक जो पार्टी के पदाधिकारी रहे, उनको बागडोर संभालना, ये कि राजस्थान में अब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी का परिवर्तन हुआ, तो पीढ़ी के परिवर्तन में नए लोगों को अवसर देना ये पार्टी की प्राथमिकता है और पार्टी ये काम कर रही, तो ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और हमें एक ये सिस्टम अगर चलेगा तो पार्टी लंबे समय तक चलेगी। तिवाड़ी जी, आखिर में आपके अब तक के राजनीतिक सफर और एक सार्वजनिक जीवन के बारे में आप मैं अपने सार्वजनिक संघर्ष में बहुत सफल आदमी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मुद्दे ओरिजिनल उठाए, वो सफल हो गए। उदाहरण के लिए EWS, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की परिभाषा है, वो मैंने पहली बार उठाई जब सारे लोग ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये सब कहते हमको OBC में शामिल करो। उस समय मैं अकेला आदमी था जिसने एक आंदोलन करके कहा कि नहीं, OBC में शामिल नहीं होंगे, इसका अलग से वर्ग बनाया जाए। मैं वो आदमी था जिसने विधानसभा में बोलकर कहा कि आरक्षण जाति को नहीं मिलता है, एक पूरे वर्ग को मिलता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वंचित वर्ग है, इनके जो गरीब लोग हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये 6 बार मैंने उठाया। पहला हिंदुस्तान भर में पहला मैं मंत्री था जिसने ये बिल पेश किया था, जिसको बाद में रोक दिया हाई कोर्ट ने। लेकिन उसको ही EWS का संशोधन बिल लोकसभा में आया और वो पारित हो गया और वो लागू हो गया। तो ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है जो मैंने काम किया। अभी लोकसभा के चुनाव में संविधान आरक्षण ये बहुत बड़ा मसला था, और इसमें ये जो EWS की बात है कि बाकी SC ST और OBC का जो तबका उसके समर्थक है, उनका ये कहना है कि आरक्षण का ये करके और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं, ये उनका एक कहना नहीं है, सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने, समाजवादी ने, मायावती जी ने, सारे राजनीतिक दलों ने EWS के आरक्षण का समर्थन विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किया है। वो मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा तो नैरेटिव सेट करने का था, चुनाव का था कि हाउ टू कंटेंट BJP बिलो 272, इसके लिए नैरेटिव बनाया गया था। और इस नैरेटिव को हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया था तो प्रमोशन में आरक्षण का संशोधन विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे। और इस सब पता है कि जब तक भारत का संविधान है तब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को खत्म ही नहीं कर सकता। इसलिए बात करना और ये प्रचार करना, ये अपने आप में अपने को धोखा भी देना है और खुद को धोखा देकर वोट लेने के समान है। आपका जो अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन और संसदीय, इसके बाद क्या कोई पुस्तक लिखने का विचार है आपका? जी है, मैंने अपने कुछ संस्मरण और कुछ बातें लिखने का है। कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो भारत में लोकतंत्र की परिपक्वता शुरू से थी, उसमें जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं हरदेव जोशी की बहुत आलोचना करता रहा हूँ विधानसभा में। पहला भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हमने सीकर में किया, तो उस समय हमारे पास जगह ही नहीं थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप स्कूलों की छुट्टी करो ताकि मैं मेरे प्रतिनिधियों को रोक सकूँ। उन्होंने कहा स्कूलों की छुट्टी होती है क्या? लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से आ गया, बोले सर छुट्टी तो नहीं कर सकते, हम अघोषित छुट्टी कर रहे हैं, आप अपने प्रतिनिधि को वहाँ रुका दो। और मैंने सारे स्कूलों में रुकवाया। फिर उन्होंने पाठ्यवर्क्स और PhD के एक्शन को भेज दिया, पानी बिजली की व्यवस्था कर दो। तो हमारे अधिवेशन में इस प्रकार उन्होंने सहयोग किया। तो इस प्रकार के संबंध हमारे उसमें थे। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं, तो मैं सब उदाहरणों पर इसको लिख रहा हूँ। और एक पुस्तक दूसरी लिख रहा हूँ मैं, जो विधानसभा में विट्स हैं, मेरे मजाक किए हुए हैं या व्यंग किए हुए हैं, उनकी भी एक पुस्तक मैं तैयार कर रहा हूँ। वो भी कोई 300 साढ़े 300 करीब हो गए हैं, तो उनका प्रकाशित करने का विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।